से देखेंगे। क्या है चैप्टर का नाम, क्या चल रहा था चैप्टर का नाम क्या है? शगुन चैप्टर का नाम क्या है बेटा? मौसम को समझिए। किसको समझना? मौसम। पूरे हमने इतना पढ़ लिया था। क्या है? मौसम को समझना। क्या क्या लिखा है? मौसम को समझना। अब हम इसमें क्या इसमें चलेंगे। हमने वर्षण पढ़ लिया था। देखो क्या क्या पढ़ लिया है हमने, सारी चीजें नहीं, एक हमने शॉर्ट वो वीडियो सी देख लेते हैं। मौसम और इसके तत्व, यानी कि मौसम क्या होता है? क्लाइमेट, सर्दी, गर्मी, बारिश, ये क्या है? मौसम है। क्या है ये? मौसम। मौसम किसे कहते हैं? एक जगह पे एक ही स्थान पर विभिन्न दशाओं को जिनसे सर्दी गर्मी का पता चलता है उसे कहते हैं मौसम। क्या कहते हैं उसे? मौसम। क्या कहेंगे? मौसम। अब मौसम में ना तापमान होता है, वर्षण होता है, दाब, वायुमंडलीय दाब होता है और पवन और आर्द्रता होता है। हमने यहाँ तक पढ़ लिया कि तापमान, वर्षण और वायुमंडलीय दाब पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे पवन, आर्द्रता। क्या पढ़ेंगे? पवन और आर्द्रता। पहला जो हमारा आया था, क्या आया था कि हमने पढ़ा था तापमान को। तापमान का मतलब क्या होता है? जैसे कहीं का बहुत ज़्यादा तापमान हो तो वो बहुत ज़्यादा गर्म होगा। जैसे दिल्ली के लिए आज के टाइम पे क्या है? गर्म है। कैसा है? गर्म। जहाँ का तापमान ठंडा होगा तो वो क्या होगी? वहाँ पे सर्दी। क्या होगी? सर्दी। क्या होगी? सर्दी। उसके बाद देखिए मौसम को मापने के उपकरण क्या होते हैं जिनसे हम क्या करें? मौसम को मापते हैं। तो सेल्सियस होगा, फ़ारेनहाइट होगा और केल्विन होगा। क्या होगा? सेल्सियस होगा, फ़ारेनहाइट होगा और क्या होगा? केल्विन होगा। क्या होगा? केल्विन। उसके बाद देखेंगे हम क्या देखेंगे आगे जा कर के। इसके नंबर करने हैं। हाँ देखो, अब हम देखेंगे कि नीचे हमने वर्षण देखा कि बारिश कैसे होती है। ठीक है, तो बारिश को मापने का जो बारिश को नापते हैं वो हम किससे नापते हैं? वर्षा मापी से। किससे नापते हैं? वर्षा मापी से। किससे? वायुमंडलीय दाब देखा था जिसे हम बैरोमीटर से नापते हैं। किससे नापते हैं? बैरोमीटर से। अब देखेंगे हम पवन। क्या देखेंगे? पवन। पवन उच्च दबाव वाले क्षेत्र से निम्न दबाव वाले क्षेत्र की ओर वायु के प्रभाव को ही पवन कहते हैं। यानी कि क्या है? एक बड़े लोग है। क्या है? बड़े लोग। बड़े लोगों से छोटे लोगों की तरफ आने के जो हवा आती है उसे क्या बोलते हैं हम? उसे पवन कहते हैं। यानी कि उच्च क्या था? उच्च दबाव वाले क्षेत्र से निम्न दबाव वाले क्षेत्र की तरफ हवा का बहना ही क्या कहलाता है? पवन कहलाता है। क्या कहलाता है? पवन। जब हम पवन का वर्णन करते हैं तो गति और दिशा पवन के दो महत्वपूर्ण कारक होते हैं, यानी कि महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं। क्या होते हैं? पार्ट होते हैं। क्या होते हैं? पार्ट होते हैं। क्या होंगे? पार्ट। अब देखेंगे पवन का एक महत्वपूर्ण तत्व मौसम का पूर्वानुमान लगाने में इसकी गति और दिशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अतिरिक्त वायुयान चालकों और नाविकों को पवन संबंधी आंकड़े की जानकारी की आवश्यकता होती है, क्योंकि पवन उड़ानों नौकाओं को बहुत प्रभावित करती है। यानी कि देखो हवा क्या है? जो एयरप्लेन चलेगा, एरोप्लेन चलेगा और जो नाव चलेगी उसे क्या कर सकते हैं? उसकी दिशा को बदल सकते हैं ना। तो हमें इनकी जानकारियाँ होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जानकारियाँ। कृषक भी पवन की दिशा का प्रयोग आने वाली वर्षा की दिशा का अनुमान लगाने के लिए करता है। कृषक मतलब किसान। कौन? किसान। साथ ही तीव्र गति वाली पवन मिट्टी के जल्दी सूखने का कारण भी बनती है। यानी कि बहुत तेजी से जो हवा चल रही होगी ना वो क्या कर देती है? मिट्टी को सुखा देती है। मिट्टी को सुखा देती है। किसको दिखा देती है? मिट्टी को। हम पवन की दिशा और गति को कैसे नापते हैं? बात दिक सूचकांक यंत्र, यानी कि हम क्या है? विंड पैन, यानी कि इस घूमते हुए ये जो दिक सूचक है इससे हमें पता चलता है कि गति की दिशा किधर होगी। घूमने वाला फलक होते हैं इसमें, जिसके एक छोर पर सूचक यानी कि पॉइंट और दूसरे छोर पर पूंछ होती है। जब पवन बहती है तो पूंछ पर धक्का मारती है। किस पर धक्का मारती है? पूंछ पर धक्का मारती है और तब सूचक पवन की दिशा में मुड़ जाता है। यह यंत्र मंद पवन में प्रक्रिया करता है। किसमें करता है? मंद पवन में प्रक्रिया करता है। किसमें करेगा? मंद पवन में प्रक्रिया करेगा। इसे क्या कहते हैं? इसी को तो बोलते हैं बेटा जिससे हवा की दिशा को मापा जाता है। उसके बाद देखेंगे हवाई अड्डे पे बात सूचक यंत्र को बात शंकु यानी कि विंड शॉक कहा जाता है। क्या कहेंगे? विंड शॉक। वायुयान चालकों को उड़ान भरने, टेक ऑफ और उतरते या लैंडिंग पवन की दिशा का संकेत देता है। इसी तरह बात शंकुओं का उपयोग राख अथवा गैसीय निस्तारण, गैस को निकालने वाले उद्योगों में भी किया जाता है। किसमें किया जाता है? उद्योगों में भी। अब उसके बाद देखेंगे पवन की गति या दिशा को मापने के लिए सबसे सरल उपकरण होता है पवन वेग
मापी, यानी कि एनोमीटर। क्या होगा? एनीमोमीटर। इनमें 3 अथवा 4 धातुओं के प्याले होते हैं जो उद्धारक स्तंभ पर घूमते हैं। पवन जितनी तेजी से बहती है घूर्णन उतना ही तेज होता है। पवन जितनी तेजी से बहेगी ना वो घूमेगा, ये जितनी तेजी से बहती है उतना तेज घूमेगा। कितनी तेज? बहुत तेज घूमेगा। ठीक है। इसमें 3 अथवा 4 धातुओं के प्याले होते हैं जो ऊर्ध्वाधर यानी कि लंबे वो ऐसे होते हैं, ऐसे लगे होते हैं, 1 2 ऐसे। ठीक है। पवन जितनी तेजी से बहेगी घूर्णन उतनी अधिक होगा। तल पर लगे हुए मीटर पर यह गिनता है कि पवन वेग मापी एवं निश्चित दिशा में कितनी बार घूमता है और पवन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में मापी जाती है। पवन की गति कैसे नापेंगे? 1 घंटे में कितने किलोमीटर गई। जैसे माना ये पवन थी तो 1 घंटे में 20 किलोमीटर चली गई तो क्या हो जाएगा? 20 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से हवा बह रही। पता चल गया? तुम भी दौड़ते हो ना क्रिकेट के ग्राउंड पे, तो तुम 1 घंटे में जितने किलोमीटर की दूरी तय करोगे ना उसे बोलेंगे पवन। क्या बोलेंगे उसे? जब मेरी आर्द्रता देखेंगे। हमारी सूची में मौसम का अंतिम तत्व आर्द्रता है जो वायु में जलवाष्प की मात्रा को प्रदर्शित करता है। तापमान, वायु व पवन, वायु दाब, स्थान जैसे कारकों पर निर्भर करता है। याद करो, तुम्हें याद नहीं है। अब देखो ये क्या कह रहा है? हमारी सूची में मौसम का वो अंतिम तत्व आर्द्रता है। क्या है? अंतिम जो तत्व होगा क्या है? आर्द्रता। आर्द्रता मतलब वो क्या होता है? ये जो इन्वायरमेंट है इसमें पानी होता है। क्या होता है? पानी। अब एसी में कोई पानी डालता है? लेकिन एसी तो पानी निकालती है कहाँ से आया? हवा से। हवा में पहले से पानी था। इसी को क्या कहते हैं? आर्द्रता। क्या कहते हैं इसे? आर्द्रता। आ गया समझ? आया? आर्द्रता समझ आ गई? इसे इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमिडिटी। सम वाटर इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। ठीक है। सेकंड डेफिनेशन क्या होती है? मॉइस्चराइजेशन इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। क्या बोलेंगे उसे? ह्यूमिडिटी। यह तापमान, पवन, वायु दाब और स्थानों जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे कोची और जयपुर में कहाँ अधिक आर्द्रता होने की संभावना होगी। अब एक हमने शब्द दिया है कोची। कोची कहाँ है? कोची कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु। और जयपुर कहाँ है? राजस्थान में। किसमें ज़्यादा वो होगी नमी? किसमें ज़्यादा पानी होगा हवा में? तमिलनाडु। हाँ ठीक है। आप देखो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अनुमान लगा सकते हैं कि समुद्र के निकट होने के कारण कोची में जयपुर की तुलना में अधिक आर्द्रता होगी, किंतु हम निश्चित रूप से इसे कैसे जान सकते हैं? यदि कोची और मैंगलोर के बीच में आर्द्रता की तुलना करनी है तो हम यह कैसे करेंगे? आप अपने सहपाठियों से चर्चा कीजिए। अब देखो आर्द्रता को मापने के तरीकों को सीखकर हम प्रश्नों के उत्तर अधिक सटीकता से दे सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले कक्षा 6 की विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में दिए गए जल की अवस्था, क्या दिया था हमें? जल की अवस्था। जल की अवस्था क्या होती है? ठोस, द्रव, गैस। जल की अवस्था कितनी होती है? अगर क्वेश्चन ये पूछता है राइट दी फॉर्म ऑफ वाटर तो क्या होगा? लिक्विड, सॉलिड, गैस। लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड, गैस। अब देखेंगे जब जल वाष्पित होता है तो यह शीतलंतन प्रवाह उत्पन्न करता है। यदि वायु में जल की मात्रा पहले से अधिक है तो जल धीरे धीरे वाष्पित होता है, सामान्यतः वर्षा के दिनों में। देखो इसने बोला है, वहीं सुना दो दीदी को, जाओ यहाँ। हाँ देखो जल वाष्पित होता है, वाष्पित मतलब उड़ता है, तो कैसी हो जाएगी हवा? ठंडी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? ठंडी। यदि वायु में जल की मात्रा पहले से अधिक है तो पानी तो क्या होगा? वाष्पित होना। वाष्पित मतलब पानी का उड़ना बहुत कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे वायु की आर्द्रता को सापेक्षिक आर्द्रता के रूप में मापा जाता है। यदि वायु में बिल्कुल भी जलवाष्प नहीं है, सापेक्षिक मतलब रियल, जो प्राकृतिक परिस्थितियों में असंभव है, तो इसमें 0% आर्द्रता होती है, जबकि जलवाष्प से संतृप्त वायु में सांद्रता 1000% होती है। व्यवहारिक रूप से शुष्क मौसम में 20% से लेकर के 40% के बीच में क्या होगी? आर्द्रता होगी, जबकि आर्द्र मौसम में यह 60% से 80% के बीच में हो जाएगी। देखो आज का जो मौसम है ना उसमें 20 से लेकर के 40% तक क्या होगी? आर्द्रता होगी। लेकिन अगर हम यही बारिश में चले जाए तो 60 से लेकर के 80 के बीच में होगी। कितनी होगी? 60 से लेकर के 80 के बीच में। यदि दिल्ली में आर्द्रता 52 और कोची में 84 है तो दोनों स्थानों में से कहाँ गीले कपड़े के सूखने की संभावना
ज़्यादा है। यदि दोनों स्थानों पर तापमान समान हो तो कहाँ अधिक पसीना आने की संभावना है। देखो उसने बोला है कपड़े कहाँ जल्दी सूखेंगे, तो दिल्ली में जल्दी सूखेंगे क्योंकि 52 आर्द्रता कितनी है, 52। कोची में देर में सूखेंगे। लेकिन पसीना सबसे ज़्यादा कहाँ आएगा, कोची में, और दिल्ली में कम आएगा। ठीक है, आप देखेंगे। लेकिन हम ऐसी संख्याओं को कैसे मापते हैं? आर्द्रता मापी यानी हाइड्रोमीटर नामक उपकरण की सहायता से किया जाता है। पुनः आर्द्रता मापी भी कई प्रकार के होते हैं जो उनके सिद्धांत पर निर्भर रहते हैं। खाद्य प्रसंस्करण जैसी अनेक और प्रौद्योगिक प्रक्रिया में आर्द्रता का मापन बहुत महत्वपूर्ण है। संग्रहालय में भी आर्द्रता की निगरानी की जाती है क्योंकि उन्हें प्रदर्शित की जाने वाली वस्तुओं के लिए शुष्क वातावरण बनाए रखने की आवश्यकता है। मौसम केंद्र यानी कि भेदन स्टेशन, क्या होगा, भेदन स्टेशन। रुक के पढ़ा से देखना। मौसम केंद्र यानी कि भेदन स्टेशन, जैसे आप जानते हैं कि हमें किसी विशेष स्थान और समय पर मौसम को मापने के लिए अनेक उपकरणों की आवश्यकता होती है। यानी कि किसी भी चीज़ को नापने के लिए हमें क्या चाहिए, उपकरण चाहिए। क्या चाहिए, उपकरण। इंग्लिश में बोलेंगे इंस्ट्रूमेंट। क्या बोलेंगे ना, इंस्ट्रूमेंट। मौसम केंद्र में सभी उपकरण लगे होते हैं जिससे मौसम का आकलन और निगरानी करना सरल हो जाता है। सभी उपकरणों की माप का अध्ययन निम्नलिखित नियम अंतराल में करेंगे जो मौसम के मानचित्र और पूर्वानुमान में क्या देते हैं, सहायता। स्वचालित मौसम केंद्र यानी कि ऑटोमेटिक वेदर मशीन होती है जिससे हमें पता चलता है कि मौसम कैसा होगा। स्वचालित मौसम केंद्र एक ऐसा स्वचालित यंत्र है जो कि मौसम के आंकड़ों जैसे तापमान, आर्द्रता, वायु की गति और दिशा, वायुमंडलीय दबाव, क्या है, वायुमंडलीय दबाव, यानी कि देखो इसमें क्या है हमारा टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड की स्पीड ऑफ विंड, डायरेक्शन, वर्षा यानी कि रेन, वायुमंडलीय प्रेशर यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर आदि को मापने और दर्ज करने के विभिन्न संवेदक सेंसरों का उपयोग किया जाता है। उठ के आ जाना, चेयर मत लाना, सारे उठ के आ जाओ। इन केंद्रों का उपयोग किसके लिए करते हैं, कृषि, विमानक, नौकायन, पर्यावरण की निगरानी आदि में व्यापक रूप से किया जाता है जिसमें मानवीय हस्तक्षेप के बिना सटीक और समयबद्ध जानकारी प्राप्त होती है। इसे अनदेखा ना करें। वर्ष 2003 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने समुद्र तल से 4800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली सिक्किम की एक हिम झील पर स्वचालित मौसम केंद्र स्थापित किया था। यह केंद्र आने वाले मौसम की परिस्थिति के बारे में पूर्वानुमान की जानकारी देता है। कुछ इस तरीके से मौसम का पूर्वानुमान। मौसम विज्ञानी लंबे समय तक इन उपकरणों का उपयोग करके आंकड़ों एकत्रित करते हैं, आंकड़ों का अध्ययन करते हैं और मौसम संबंधी उपकरण लगाने के लिए वैज्ञानिक विधि का उपयोग करते हैं। आजकल इस तरह की भविष्यवाणी अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण सूखा, बाढ़, चक्रवात आदि जैसी घटनाएं, मौसमी घटनाएं अधिक होती हैं। अब यहाँ से देखेंगे, देखो यहाँ पे ये जो चित्र दिए हैं आराम से देखना। कोहरे के लिए हमने कौन सा चित्र यूज़ किया है, ये। भारी वर्षा के लिए ये यूज़ किया है, बहुत भारी वर्षा के लिए ब्लैक, मूसलाधार के लिए बहुत ज़्यादा डार्क ब्लैक, भारी हिमपात मतलब ओले जो होते हैं, ओले गिरने के लिए हमने क्या किया है, ब्लू। एक मिनट, वो शहीम वृष्टि, धूल भरी आंधियों के लिए, ताप लहर के लिए, शीत लहर के लिए, ठंडा दिन के लिए, तुषार के लिए, तेज हवाओं के लिए, गरज और चमक के लिए, उष्णा और आर्द्र के लिए। अब ग्रीन में कोई चेतावनी नहीं होती और येलो में क्या होता है, ध्यान देना है, संपर्क क्या रहें, इसमें तैयार रहें, सतर्क रहें, और रेड में है चेतावनी यानी कि जगह खाली करनी पड़ेगी। मौसम का सटीक पूर्वानुमान हमें ऐसी घटनाओं के लिए तैयार रहने में सहायता करता है। पूर्वानुमान स्थानीय सरकारों को संसाधन जुटाने और किसी भी आपदा के लिए तैयार रहने में सक्षम बनाता है। उदाहरण के लिए यदि समुद्र में तूफान आने की आशंका है तो मछुआरों को नाव को बाहर निकालने के बारे में चेतावनी देता है। या चक्रवात की आशंका तो पूरे तटीय क्षेत्र को खाली करने की हमें सलाह देता है। ये चैप्टर हो गया ख़त्म। अगर इसमें कोई डाउट हो तो शगुन पूछ लेना, ठीक है।